Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपकी गेट की तैयारी, आपकी गेट की प्रिपरेशन, ईएससी की प्रिपरेशन, जो भी आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगे हुए हैं, बहुत अच्छी चल रही है, बहुत लाइंड अप चल रही है। तो आज के सेशन में हम जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड का जो पार्ट आपकी गेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसके लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहनी चाहिए, उसके लिए अप्रोच क्या रहनी चाहिए, जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर उसमें अपना स्कोर जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकें बेसिकली। ठीक है, उसके ऊपर अपन आज बातचीत करते हैं। जहां तक बात है जनरल एप्टीट्यूड की, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है गेट एग्जाम के लिए। तो इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो बहुत जरूरी है। तो आज के सेशन में अपन इसी के ऊपर जो है बात करने वाले हैं। उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने आपका दे देता हूँ। मेरा नाम है शिवम गुप्ता एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT BHU वाराणसी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम। देन इन गेट 2021 I secured all India rank 24 in mechanical engineering and all India rank 23 in engineering sciences stream। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे बात आती है गेट एग्जामिनेशन की, वहाँ आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम एनवायरनमेंट में आपको गेट एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है। अब उस प्रैक्टिस के लिए आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। उसी पैटर्न में, उसी फॉलोअप में अनअकैडमी ने एक टेस्ट सीरीज आपके लिए डिजाइन की है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। इसके लिए आपको इसमें आपको पहले क्या क्या चीज मिलेंगी वो आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है जाकर इसको। सबसे पहले तो ये ऑल इंडिया लेवल पर आपकी टेस्ट सीरीज हो रही है। तो पूरे देश में, पूरे कंट्री में जो भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, सारे स्टूडेंट इसको देंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि आप जब आपकी रैंक आएगी, जब आपकी ऑल इंडिया रैंक निकल के आएगी, तो हियर यू कैन that get that rank so that you can understand that where you are standing right now in front of whole country। पूरी कंट्री में आपकी स्टैंडिंग पोजीशन क्या है, कौन सी रैंक पर आप इस टाइम पे स्टैंड करना है, कि प्रिपरेशन का लेवल क्या है, आप कितने पानी में है, कितना पानी के बाहर है। इस चीज को समझने के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप इस टेस्ट सीरीज को, टॉप एजुकेटर्स ने अनअकैडमी की बनाई है। सारा सिलेबस आपका डेफिनेटली कवर हो रहा है। तो टेस्ट सीरीज जो है तो पूरा सिलेबस कवर करेगी डेफिनेटली। ये टेस्ट तो आपको देने ही है डेफिनेटली। ठीक है, एक्सपीरियंस एक्चुअल एग्जाम लाइक सेटिंग। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में जो आपका वेब सेटिंग होती है उसकी पूरी, जो आपका वेब पेज आपको दिखेगा, सिमिलर पैटर्न में, सिमिलर एग्जाम पैटर्न में आपको जो है इस टेस्ट सीरीज में भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड वीडियो सॉल्यूशंस। सारे डिटेल एनालिसिस और वीडियो सॉल्यूशन आपको टॉप एजुकेटर्स अकेडमी के जो है उनके द्वारा मिलेंगे, और इससे आप पता लगा सकते हैं कौन से एरियाज हैं जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही है, कौन से, मतलब आपको हर एक एरिया वाइज आपको जो है उसका एनालिसिस, उसका जो कह सकते हैं कि एक प्रॉपर आपको आइडिया लग जाएगा, पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मिलेगा कि किस क्वेश्चन में, किस एरिया के टॉपिक में आप ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ आपकी मिस्टेक्स नहीं है। उससे आप आइडिया लगा सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को उसी हिसाब से एक नया रूप दे सकते हैं। टाइमिंग्स की बात करें तो हर संडे आपका फ्रॉम द सेकेंड ऑफ जनवरी टू 30th of January ये मॉक टेस्ट आपके लगने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली पूरे जनवरी के महीने में हर संडे को रहेगा, तो करीब 4 आपके मॉक टेस्ट लगने वाले हैं। तो डेफिनेटली आपको ये सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नाउ टू एनरोल दिस यू शुड गो टू अनअकैडमी वेबसाइट, या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। वीडियो के नीचे आपको एक लिंक दिखेगी, उस लिंक पर आप जाकर सीधे जो है एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के बाद आप डेफिनेटली उस टेस्ट को दे सकते हैं। इट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर यू, तो प्लीज गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट। ओके, चलिए आगे चलें। अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैंने दिखा रखी है। कोई भी, जैसे हम कोई भी नया प्रोग्राम अनअकैडमी लॉन्च करता है, कोई भी नए ऑफर्स अनअकैडमी के होते हैं, कोई भी नई स्पेशल क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, उन सारी चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जो है दे दी जाती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली साइड में बात करी
AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अनअकैडमी की तरफ से एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है जहां पर आप ऑल इंडिया लेवल पर बच्चों से कॉम्पीट करके ये देख सकते हैं कि आपकी रैंक कहाँ पर है, आपकी स्टैंडिंग कहाँ पर है, आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है। अब इस तरह के प्रोग्राम्स अनअकैडमी हर 10-15 दिन में लॉन्च करता है, जो फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। उन सारी प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन आपको एक पर्टिकुलर जगह पर मिलना बहुत जरूरी है। टेलीग्राम चैनल जो है अनअकैडमी का, ये काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, यू विल बी गेटिंग ऑल द information required, all the information which is available for GATE exam, with all the offers, all the new schemes, all the new classes which are being uh, uh, which are getting introduced by an academy, वो सारी चीजें आपको उस चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो जाइए इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, जहां पर आपको दिख रहा है कि दो टाइप के कोर्सेज अनअकैडमी जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। वन टाइप ऑफ कोर्सेज प्लस कोर्स एंड अनदर टाइप ऑफ कोर्सेज आइकॉनिक कोर्स। दोनों में क्या क्या चीजें हैं जो कॉमन है, क्या क्या चीजें हैं जो डिफरेंट है, किस तरह का कोर्स आपको लेने की जरूरत है, आपकी खुद के एग्जाम प्रिपरेशन लेवल पर, खुद के आपकी जो कह सकते हैं कि मेंटल लेवल पर आप तैयार हो सकते हैं कौन सा कोर्स में आपको एनरोल करने की जरूरत है। देखिए, प्लस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। क्या क्या मतलब है इनके? सबसे पहले तो आपको लाइव क्लास जो है अनअकैडमी की, जो लाइव क्लास जो टॉप एडुकेटर्स जो अनअकैडमी के लेते हैं, उन सारी क्लासेस का आपको एक्सेस एक साथ प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाता है। गेट स्पेसिफिक में बात कर रहा हूँ, गेट NESC का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लस कोर्स अगर आप लेंगे तो वहाँ आपको सारी क्लासेस के लाइव लेक्चर्स आपको सुनने को मिलेंगे, उनकी आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सुन लिया या फिर 2 बार सुन लिया तो आपका एक्सेस खत्म हो जाएगी। यू विल बी एबल टू play those videos, you will be able to listen to those lectures again and again until you do not understand the concept। जब तक आपका कॉन्सेप्ट अब्सॉर्ब नहीं हो रहा तो आप 3 बार 4 बार जब भी जितना भी आपको लगता है जरूरत है किसी वीडियो को समझने की, तो आप उसको समझ सकते हैं। वीकली टेस्ट आप कंडक्ट करवाए रहते हैं। ये AIMT एक डिफरेंट चीज है, वीकली टेस्ट अलग चीज है। आपकी वीकली टेस्ट आपके रेगुलरली हो रहे हैं ऑलरेडी। AIMT इज न्यू इनिशिएटिव, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। AIMT क्या है, वीकली टेस्ट क्या है? AIMT एक फुल लेंथ टेस्ट है जो आपका गेट एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली फोकस्ड है। वीकली टेस्ट आपके टॉपिक वाइज भी होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी होते हैं, तो ये आपका पूरा थ्रू आउट ईयर चलते हैं। ठीक है, दिस इज वन वेरी गुड थिंग जो आप डेफिनेटली इस टेस्ट को अगर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको स्टैंडिंग हर हफ्ते की पता चलेगी कहाँ पर आप चल रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, देखिए सारे कोर्सेज जो अनअकैडमी के हैं इनमें से कोई भी कोर्सेज ऐसे नहीं है कि आपको हर एक इंडिविजुअल एजुकेटर के पास जाना है, उसका अलग कोर्स करना है और टाइमिंग्स आपको खुद से मैच करनी है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अनअकैडमी ने खुद से सारे कोर्सेज जो हैं उनको एक इस मैनर में डिजाइन किया है, इस तरह से उसको शेड्यूल किया है कि आप कभी भी दो क्लासेस जो है क्लैश नहीं होंगी। इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक जगह जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद कोर्सेज वाले टैब में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज डेट वाइज जमे हुए रहते हैं। उस कोर्स के अकॉर्डिंग टाइमलाइन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी सारी क्लासेस टाइमली खत्म हो जाएंगी। 5 से 6 महीने जितने भी आपका कोर्स, जितने टाइम का कोर्स है वो आपका पूरा टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही आप कभी भी आपको इस चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी कि एक ही दिन में मेरी ज्यादा क्लासेस हो रही हैं, अगले दिन मेरी क्लासेस नहीं कम हो रही हैं। वो सारी चीजें पूरी सेटल्ड आपकी रहती है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस और क्रैश कोर्सेज। ये दोनों चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मान लीजिए आपने प्रिपरेशन करी, आपने एक बार तैयारी कर चुके हैं, आपने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों के पास, आप रिवाइज इतने इफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। खुद से जब आप रिवाइज करने बैठते हैं, नोट्स आप इतने अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते। तो वहां पर रोल आता है अनअकैडमी का। यहाँ पर आपके लिए क्रैश कोर्स या फिर रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस जैसे आपके प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जहां पर आप कोर्स को फ्रीक्वेंटली और बहुत जल्दी कम समय में रिवाइज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको ये इस्तेमाल करने हो। मूविंग ऑन टू द आइकॉनिक कोर्सेज। आइकॉनिक कोर्स में आपको ऐसा क्या अलग दिया जा रहा है? देखिए, प्लस कोर्स में आपके पास लाइव लेक्चर्स हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन के लिए पर्सनलाइज्ड कोई हेल्प नहीं मिल रही है। जैसे कि आप जब लाइव किसी क्लासरूम कोर्स में, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं, तो आप टीचर के पास जाके पर्सनली अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और टीचर आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पर्सनली देता है। वो पर्सनलाइज्ड वे ऑफ सॉल्यूशन सॉल्विंग
वो अभी तक अनअकैडमी में नहीं था, लेकिन जब से आइकॉनिक कोर्स आया है तो इसमें आपकी क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। पर्सनल कोर्स, सबसे पहले तो अगर आपको आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप इस एक कोच आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिस कोच से आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर स्ट्रेटेजी। ही विल टेल यू कि कौन कौन से फ्लॉज जो है आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली एज पर हिज गाइडेंस ने जो आपका प्लान है उसमें आप मॉडिफाई करें, उसमें आप थोड़े बहुत चेंजेस करें, उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करें। तो एक एक्सपर्ट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। एक्सपर्ट गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है, और स्ट्रेटजी से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। अब टेक्निकल टर्म की बात करें, टेक्निकल चीजों की बात करें, तो यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं एज एन आइकॉनिक स्टूडेंट, तो क्या होगा, आपको एक एजुकेटर प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आप बेसिकली आपकी कोई भी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल डाउट जो आपका गेट एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत आ रही है मान लीजिए, उसका एक स्क्रीनशॉट कैप्चर कीजिए और उसके बाद उसको अनअकैडमी ऐप पर सेंड कर दीजिए। विद इन 24 आवर्स आपके पास उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन अगर आप जरूरत हुई तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, नहीं तो आपके पास हैंड रिटन सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इतना स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलिए बात करें आगे, स्टडी प्लानर। देखिए, स्टडी प्लानर आपको कस्टमाइज्ड वे में प्रोवाइड किया जाता है, जो आपकी प्रिपरेशन है, जिस लेवल की आपकी प्रिपरेशन है, अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, अकॉर्डिंग टू योर टाइमलाइंस, आपको स्टडी प्लानर जो है किया जाता है टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस, ठीक है। स्टडी बूस्टर सेशंस, आपको स्टडी बूस्टर सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन में एक लेवल अप करने के लिए, एक उसमें ग्रोथ लाने के लिए। पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस आपके साथ आपको दिया जाता है, टेस्ट का जो आप टेस्ट देते हैं उसका प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल आपको जो है किया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टुडेज सेशन, गिव मी अ सेकंड गाइस। या थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन की अपन बात करें जनरल एप्टीट्यूड फॉर गेट, मैक्सिमाइज योर स्कोर। सबसे पहले बात करते हैं अपन गेट एग्जामिनेशन। क्या है गेट एग्जामिनेशन, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का क्या वेटेज है, उसको समझ लीजिए। टोटल 65 क्वेश्चंस आपके गेट एग्जामिनेशन में आपसे एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं। आउट ऑफ these 65 क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एमसीक्यूज, एनईटीज, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आर, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हालांकि पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, बट हो सकता है निकट भविष्य में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएं। अब इसमें एप्टीट्यूड का क्या वेटेज है, एप्टीट्यूड और इंग्लिश का टोटल कंबाइंड वेटेज जो है 10 क्वेश्चंस का है, यानी कि 15 मार्क्स का है। 10 क्वेश्चंस आपके जो है एप्टीट्यूड और इंग्लिश दोनों सेक्शंस को मिलाकर पूछे जाते हैं, और 15 नंबर का आपका वेटेज है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे खास बात क्या है, इट इज वेरी इजी टू स्कोर, या कह सकते हैं कि स्कोरिंग पार्ट है आपका एग्जामिनेशन का, मोस्ट स्कोरिंग पार्ट जो है वो आपका एप्टीट्यूड है, क्योंकि एज अ इंजीनियर आप मैथमेटिक्स में कमांड रखते हैं, आप एक बेसिक मैथमेटिक्स में कमांड रखते हैं, और एप्टीट्यूड बेसिक मैथमेटिक्स ही है। हालांकि इंग्लिश थोड़ा सा इंजीनियर्स के लिए टफ होता है, लेकिन गेट में इतना टिपिकल लेवल ऑफ इंग्लिश नहीं पूछा जाता, आसान एकदम आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। पर खासकर बात करें एप्टीट्यूड की, इट इज वेरी मच इजी माय डियर फ्रेंड्स टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, ठीक है। आई माई सेल्फ सिक्योर्ड, वो कह सकते हैं कि 15 में से 15 मेरे जो है करेक्ट थे। 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आई गॉट इन एप्टीट्यूड सेक्शन, मैंने जो आंसर किया थी उसमें मैच किया था उसके अकॉर्डिंग। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, दैट इज व्हाट आई विल से। मैंने कुछ अलग से कोई कोर्स नहीं किया था एप्टीट्यूड का, द ओनली थिंग आई डिड वाज एक स्ट्रेटेजी थी, उसके अकॉर्डिंग चला था। वो स्ट्रेटेजी आपको बताने की आज कोशिश करूंगा। क्वेश्चन के थ्रू स्ट्रेटेजी को समझेंगे, एक एक 5-6 क्वेश्चन अपन आज के सेशन में करेंगे, और ये क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरह की अप्रोच हमें एप्टीट्यूड को करते टाइम रखनी चाहिए, जिससे कि वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन नो कि अगला क्वेश्चन जो हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो एग्जामिनर पूछने वाला है, उसमें हम किस तरह से काम कर सकते हैं। एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनको करना
हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग आपकी करंट मेथड से हो, लेकिन मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उन मेथड से प्रॉब्लम जो है जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, देन आई ट्राई टू गाइड यू फॉर दिस क्वेश्चन। ईसी में और मैकेनिकल में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल में 2016 में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। बस पढ़ने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश इस क्वेश्चन को करिए। क्या क्वेश्चन गिवन है? PQRS आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। कोशिश करें। देखिए PQRS आपको गिवन है, these 4 people are working on a project. Q can finish the task in 25 days working alone for 12 hours a day. Q की बात कर लेते हैं अपन। Q क्या कह रहा है? Q can finish the task in 25 days working alone for 12 hours a day. क्या मतलब है इसका? 24 डेज इसने काम किया, 12 आवर्स पर डे, मतलब कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए क्योंकि 24 मल्टीप्लाइड बाई 12, 24 मल्टीप्लाइड बाई 12 आवर्स क्यों अगर काम करता है तो एक काम जो है, एक वर्क जो है, कंप्लीट वर्क उसका फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब बात करें आर की। आर की क्या कहानी है कि आर काम कर रहा है अपना 12 आवर्स पर डे, सॉरी, आर कैन फिनिश द टास्क इन 50 डेज वर्किंग अलोन फॉर 12 आवर्स पर डे। आर भी आपका 12 घंटे पर डे काम कर रहा है, 50 डेज तक इसको काम करना पड़ेगा, अब जाके तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स इतने आवर्स में ही एक काम कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, एक पूरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। अब इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी की बात करें, व्हाट इज द इफिशियंसी ऑफ क्यू? द इफिशियंसी ऑफ क्यू 1 अपॉन टोटल टाइम जो एक काम को करने में ले रहा है। कितना टाइम ले रहा है ये? 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 12, इतना वर्क पर आर, ये क्यू की इफिशियंसी। इसी तरह से आर की बात करें, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ आर? 1 अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 12, 1 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस मैनी वर्क, दिस मच वर्क पर आवर। इस तरह से क्यू और आर की इफिशियंसी अपने पास आ चुकी है। बात कर रहा है ये, अगली लाइन पे चले अपन। क्यू वर्कड फॉर 12 आवर्स अ डे बट टुक सिक लीव इन द बिगिनिंग फॉर 2 डेज। क्यू ने 12 घंटे पर डे तो काम किया, लेकिन प्रोजेक्ट के इनिशियल टाइम में उसने शुरू में 2 दिन बाद काम शुरू किया, 2 दिन तक उसने छुट्टी ले ली, सिक लीव ले ली। सपोज टोटल इन्होंने एन डेज तक काम किया, टोटल एन डेज, टोटल एन डेज का प्रोजेक्ट था, तो क्यू कितने दिन काम करेगा उसमें से? n-2। आर कितने दिन काम करेगा? n। आर के बारे में क्या कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ कि आर के बारे में लिखा हुआ है आर वर्कड ऑन 80, आर वर्कड 18 आवर्स अ डे ऑन ऑल डेज, सारे दिन काम किया है आर में, जो है n दिन काम किया आपका टोटल, और 18 आवर्स अ डे। तो क्यू ने कितना काम किया टोटल? n-2 मल्टीप्लाइड बाई 12, और आर ने n मल्टीप्लाइड बाई 18। अंडरस्टूड? ये चीजें क्लियर है? Now, what is the ratio of work done by Q and R after 7 days from the start? 7 आपको क्या दिया हुआ है, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। What is 7? नंबर ऑफ डेज जो n आपको दिया था ना यहाँ पर, जो हमसे n की बात कर रहा था, नंबर ऑफ डेज कितने, n इज गिवन है 7। तो Q का वर्क कितना हो गया आपका? नंबर ऑफ आवर्स पहले हम निकाल सकते हैं, Q ने कितने घंटे काम किया? 7 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 मींस 5 मल्टीप्लाइड बाई, R ने कितने घंटे काम किया आपका? 7 मल्टीप्लाइड बाई 18। These are the number of hours Q and R are working। ठीक है, इसके बाद सोचिए कि किस तरह से हम दोनों का वर्क, दोनों का नेटवर्क निकाल सकते हैं। बताइए, नेटवर्क की बात करें, इफिशियंसी पर आर कितना काम कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स, इस तरह से आर पर आर कितना काम कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ आवर्स, इस तरह से हम निकाल पाएंगे। यही तो आपको पूछा है, आपको पूछा गया है रेशियो ऑफ वर्क डन बाई क्यू एंड आर मींस डब्ल्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बाई आर, आपसे पूछा गया मींस ईटा ऑफ क्यू, efficiency of Q multiplied by hours of Q। इसी तरह से ईटा ऑफ R multiplied by hours of R। efficiency Q की कितनी है? 1 अपॉन
25 मल्टीप्लाइड बाई 12, और आवर्स कितने काम किया उसने, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12। इसी तरह से आर की बात करें, 1/50 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 80। इज इट करेक्ट? एम आई करेक्ट? ठीक है, यही आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2 बार कटेगा यहाँ से, 9 3 4 5 4 20, 7 3 21, 20/21 means C will be the correct answer for this particular क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या खास बात की उसको समझिए, और क्या मैं आपको सिखाना चाहता था उसको समझिए। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल देना हमारा पर्पस नहीं है सेशन का। सेशन का पर्पस है स्ट्रेटजी समझना, किस तरह से अप्रोच करना है आपको क्वेश्चन को। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट किया, तो एक एक लाइन के साथ हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर दिया। दिस इज द वेरी फाइन अप्रोच माय डियर फ्रेंड्स। पूरा क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे उसके बाद वापस आप पहली लाइन पे आएंगे और फिर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या करना है, जैसे ही आप पहली रीडिंग मार रहे हैं तो हर एक लाइन के साथ जो भी आपको समझ में आ रहा है उसको अपने रफ पैड में नोट करते जाइए। आपको एक रफ पैड जो है गेट एग्जाम में मिलता है, उसमें आप इसको नोट करते जाइए, एक एक लाइन के साथ एक एक डेटा को नोट करते जाइए, जिससे कि कोई चीज आपकी मिस आउट ना हो और कोई चीज आपको बार बार ना पढ़नी पड़े। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखने में एक बार देख के लग सकता है कि शायद इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इतना टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको सीधे स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको सीधे करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट। और इफिशियंसी के टाइम आप सीधे 1/25 मल्टीप्लाई बाई 12 लिखेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप ये चीज कर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम उस टाइम क्वेश्चन के सामने आ रहे हैं तो आपके लिए पूरी सीधे इस तरह की अप्रोच से जाना ही सही तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप एक आध डेटा मिस आउट कर देते हैं। हो सकता है आप इस डेटा को मिस आउट कर दें कि क्यों जो है 2 दिन काम नहीं कर रहा, या फिर आप इस डेटा को समझ ना पाए किस तरह से कि ये कहना चाह रहा है। तो उसके लिए आपको एक तसल्ली से एक कह सकते हैं कि पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, और उसके बाद एक एक चीज को नोट डाउन करना है और फिर उसको सॉल्व करना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? मेरा पॉइंट क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है आपका। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं लीप ईयर पर, आपके नंबर ऑफ सैटरडेज पर इस तरह से पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई दीजिए। गेट 2013 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ई इलेक्ट्रिकल, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईएन इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांचेस में आपका सेम ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को डेफिनेटली ट्राई करें। एक और चीज आपने देखी होगी, आपको एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि आपने देखा कि 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन में सेम क्वेश्चन आ गया। क्या तीनों ब्रांचेस का पेपर एक टाइम पे हो रहा होगा? नहीं। पर एप्टीट्यूड क्वेश्चन कई बार एक क्वेश्चन जो किसी एक पेपर में आया दूसरे पेपर में भी मैच कर जाता है। तो आपको एक टिप मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मान लीजिए आपका पेपर इस बार शायद आई थिंक 7th से स्टार्ट है ना, 7th to 13th तरह से पेपर चल रहे हैं आपके, ये जो भी डेट्स हैं उन डेट्स में मान लीजिए आपको पेपर 7 तारीख को सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, 8 को आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया, 9 को आपका कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन का हो गया। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मत सोचिए कि ये डेट्स हैं। इन डेट्स के बाद मान लीजिए आपका पेपर 10 तारीख को है, आप मैकेनिकल के यहाँ पेपर 10 तारीख, मैकेनिकल आई थिंक 13 को है। वैसे मैकेनिकल के लिए एडवांटेज है कैसे कि 13 को आपका पेपर है, तो उससे पहले जितने भी पेपर हो चुके हैं उन सबके कुछ कुछ क्वेश्चंस, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को याद रहते हैं, वो आपको यूट्यूब पर आप या डिफरेंट वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी ने भी अनअकैडमी डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आएगा कि आपको ये क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली दिख कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हों थोड़े से ट्रिकी हों और वो आपके पेपर में भी अपीयर हो जाए। ये चीज बहुत हेल्प करती है, बहुत छोटी छोटी माइनर माइनर चीजों को जब आप ध्यान देंगे ना, तो आपको बहुत ये चीजें हेल्प करेंगी। मैं भी इसी तरह से मैंने एक जो है वीडियो सारे देखे थे, जो भी मेरा पेपर लास्ट ईयर जब भी था, लास्ट पेपर था मैकेनिकल का एक्चुअली लास्ट ईयर भी। तो सबसे पहले जितने भी सिविल के या फिर दूसरी ब्रांचेस के इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस के पेपर हो चुके थे, उनकी मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड मैंने जो है उस पर थोड़ी सी नजर डाल ली थी। इससे क्या हुआ कि हालांकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कोई रिपीट हुआ था, बट जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, देयर आर चांसेस कि रिपीट हो जाए। आप बेसिकली चांसेस पर ही गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप एक क्वेश्चन ऐसा करके आएंगे एग्जाम में जो आपको डायरेक्टली आपको कॉन्फिडेंस दे देगा एग्जाम में कि हाँ मैंने एकदम कर रखा है, अभी 4 दिन, अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ही किया है। तो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज को, उस क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व कर लें। चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द चांस दैट a leap year selected at random will contain 53 Saturdays? ये
एक लीप ईयर में आपके 53 सैटरडेज होंगे, इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या प्रोबेबिलिटीज है। बात कर लेते हैं एक लीप ईयर की। लीप ईयर की जब हम बात करते हैं, टोटल 366 days are there in a leap year, राइट? ठीक बात है। अब इन 366 डेज की अगर हम बात करें, हाउ मेनी वीक्स आर देयर, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वीक्स होंगे इतनी बार तो आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे रिपीट ही होंगे, ठीक है ना? जितने नंबर ऑफ वीक्स होंगे उतनी बार तो आपके सातों दिन रिपीट हो रहे हैं। लेकिन वीक के अलावा हो सकता है ना एक दो दिन आपके एक्स्ट्रा बच जाए, हो सकता है एक दो दिन आपके रिमाइंडर बच जाए। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 366 डिवाइडेड बाई 7 आप करें, 7 5 जा 35, एक बचा आपका, 7 2 जा 14, 52 वीक्स तो आपके प्रॉपर हो गए, प्लस 2 डेज। क्या इस तरह से बन रहा है, 366 डेज में आपके 52 तो पूरे वीक हो गए, और 2 दिन आपके एक्स्ट्रा बच रहे हैं। अब इन 2 दिन में क्या कौन कौन से आपके डेज आ सकते हैं, जो वीक डेज होते हैं आपके कौन कौन से हो सकते हैं? मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव डेज ही होंगे। लगातार आपकी डेज जो है वो मंडे के बाद फ्राइडे तो आएगा नहीं, लगातार कॉन्जिक्यूटिव डेज ही होंगे, ठीक है? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, ठीक है? कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, कितनी पॉसिबिलिटीज बनी? 7। ऐसा नहीं करना है कि आउट ऑफ दीज 7 कोई भी दो छाटने के तरीके हो गए, तो 7C2 मल्टीप्लाइड, ये टोटल तरीके हो गए, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्या आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सैटरडेज कितने, 53 सैटरडेज मतलब 52 तो आ ही रहे हैं आपके, एक सैटरडे और आने की पॉसिबिलिटी, जिसमें से आपने एक सैटरडे छाट लिया, साथ में से सैटरडे छाटने के कितने तरीके हो सकते हैं? 7C1, इस तरह से कुछ करके और फिर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। दैट इज नॉट द राइट मेथड एट ऑल। आपको देखना है कि कितने नंबर ऑफ टोटल वेज हैं और पॉसिबल वेज हैं। अगर आपके अगर आप वीक डेज की बात कर रहे हैं तो कॉन्जिक्यूटिवली ही वो चलेंगे, तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से आपके वीक्स चलेंगे, तो 7 टोटल नंबर ऑफ वेज, और आउट ऑफ दी 7 कब आपका सैटरडे फंस रहा है? सैटरडे यहाँ पर है आपका, सैटरडे यहाँ पर है, राइट? टोटल 2 वेज आर देयर जम्प सैटरडे, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 53 सैटरडेज आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 53 सैटरडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/7। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, क्या आप इसको समझ पाए? प्लीज इस चीज को बताएं। कोई भी डाउट आपको लगे, कोई भी चीज आपको लगे कि प्रॉब्लम आ रही है समझने में, तो आप उसको कहाँ पूछ सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज, कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपका हो, आप मेरी इंस्टाग्राम हैंडल shivam_smg यहाँ पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज करिए आप मुझे, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। कोई भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी आपका स्टोरी से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप मेरे से यहाँ पर आइए पूछिए, देयर इज नो इशू एट ऑल, ठीक है? ये क्वेश्चन आई थिंक आपका क्लियर है, समझ में आ रही है बात? क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, उनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश। मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर, सॉल्व करने की कोशिश करें। पहले तो जब इतने बड़े क्वेश्चन जब आपके पास दिखते हैं एग्जाम में, तो अपने आप एक टेंशन सा, हेडेक सा क्रिएट होने लग जाता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। क्वेश्चन में कोई खास दम नहीं है, कॉन्सेप्चुअली बात करें, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग किस चीज में है? माइंड प्रेशर क्रिएट करने में। कैसे? इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा तो उसमें पाई चार्ट भी बने हुए हैं, ठीक है? डेटा, इतना सारा डेटा से भरा हुआ है, इतना नंबर ऑफ परसेंटेजेस आप देखेंगे जो पाई चार्ट में इतना सारा लिखा हुआ है, उसके बाद थ्योरी भी इतनी बड़ी लिखी हुई है, तो एक प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि आप, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को गलत कर दें या फिर छोड़ दें, ठीक है? इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से भी एक बार आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं अगर आपको लगे कि इसमें टाइम लगेगा। हालांकि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एक बार आप क्वेश्चन को जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तसल्ली से, पेशेंस से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इट इज वेरी मच इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इवन विदाउट रीडिंग द कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है? चलिए एक बार, लेकिन एक बार तो पूरी रीडिंग मारना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
क्या लिखा हुआ है, टोटल एक्सपोर्ट्स एंड रेवेन्यूज फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री आर गिवन इन द 2 पाई चार्ट्स बिलो। ठीक है, 2 पाई चार्ट आपको दिख रहे हैं जैसे कि पिक्चर में। एक्सपोर्ट्स का दिखा रहा है एक तो कि एक्सपोर्ट्स आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। देखिए पाई चार्ट इसने दिए हुए हैं, इसका मतलब आपको थ्योरी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम पढ़ेंगे क्योंकि इसने दिया हुआ है तो कुछ हो सकता है कुछ नई चीजें मिल जाए। पर पाई चार्ट आपको इसलिए दिए हुए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए डायरेक्टली। द पाई चार्ट फॉर एक्सपोर्ट shows the quantity of each item as a percentage of the total quantity of export। परसेंटेज अपने आप में टोटल क्वांटिटी का ही लिया जाता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो जैसे एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट में क्या दिखा रहा है कि आइटम 1 जो है उसका 11% वेटेज है एक्सपोर्ट्स में, आइटम 2 जो है उसका 20% वेटेज है कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स में। लेकिन रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू जो हम कमाते हैं उससे, तो आइटम 1 जो है 12% रेवेन्यू ला के दे रहा है, आइटम 2 जो है 20% रेवेन्यू ला के दे रहा है, आइटम 3 जो है 23% रेवेन्यू ला के दे रहा है। समझ में आ रहे हैं ना बात मेरी। तो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट में जो परसेंटेज लिखा हुआ है वो आपका क्वांटिटी के टर्म्स में है कि आइटम 1 के जो है 11 आइटम, मान लीजिए टोटल 100 आइटम्स आर देयर, टोटल 100 आइटम्स जो एक्सपोर्ट करे, तो आइटम 1 के 11 हैं, आइटम 2 कितने हैं 20, आइटम 3 कितने हैं 19। समझ पा रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें, टोटल मान लीजिए 100 रुपए हमने इससे अर्न करे, 100 रुपए का रेवेन्यू हमने जनरेट किया। ठीक है, 12 रुपए उसमें आइटम 1 दे रहा है, 20 रुपए आइटम 2 दे रहा है, 23 रुपए आइटम 3 दे रहा है। इस तरह से बात चल रही है। समझ पा रहे हैं। नाउ the pie chart for the revenue shows the percentage of total revenue generated through export of each item। सिंपल बात है, समझ गए इतनी भी हम। The total quantity of exports of all the items is 5 lakh tons। देखिए जो एक्सपोर्ट में हमने 100 मान लिया था ना, एक्सपोर्ट्स में हमने मान लिया था कि 100 चीजें हम दे रहे हैं, वो एक्चुअली कितनी है 250, सॉरी 5 लाख टन्स, 5 लाख टन्स। साथ ही टोटल रेवेन्यूज अर्नड जनरेटेड, टोटल रेवेन्यूज जनरेटेड आर 250 करोड़ रुपीज, 250 करोड़ ऑफ रुपीज। तो 100 रुपए हमने जो मान लिया था 250 करोड़ रुपीज, इस तरह से। ठीक है, समझ में आ रही है। नाउ व्हाट इज आस्क्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ वन आइटम, आइटम 1 पर किलोग्राम टू द रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ आइटम 4 पर किलोग्राम। आइटम 4 और आइटम 1, इसका रेवेन्यू पर केजी और इसका रेवेन्यू पर केजी, ये हमको फाइंड करना है। उसके बाद फाइनल क्या करना है, आइटम 1 का 4 से डिवाइड करेंगे। तो आइटम 1 की बात करें अपन, आइटम 1, इससे टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है और टोटल केजी कितने, केजी टोटल आइटम कितना बेचा हमने, क्वांटिटी। रेवेन्यू पहले देखिए कितना जनरेट हो रहा है। आइटम 1 की बात करें तो रेवेन्यू कितना है 12%, 12% ऑफ 250 करोड़, तो मतलब 0.12 ऑफ 250। ठीक है, इतना ही तो होगा उसका। ये इसकी अपन जो है यूनिट पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे कि करोड़ में है या लाख करोड़ में है, इसी पर क्या ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको रेशो निकालना है दोनों आइटम्स का। दोनों की यूनिट अगर सेम रहेंगी तो आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो जाएंगे, हमको सिर्फ डेटा पर ध्यान देना। ठीक है, केजी की कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी आइटम वन की देखें तो कितना है 11%, 11% ऑफ टोटल आइटम्स कितने हैं 5 लाख टन, 11% ऑफ 5। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं आइटम 2 की। अगेन रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, रेवेन्यू कितना जनरेट होगा आइटम 2 की बात करें, आइटम 2, आइटम 4 है, आइटम 4 इट इज, आइटम 4 के रेवेन्यू की बात करें तो कितना जनरेट हो रहा है, आइटम 4 से देखिए 6% रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है। ठीक है, 6% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो 0.26 मल्टीप्लाइड बाई 250, टोटल तो 250 ही है आपका। साथ ही क्वांटिटी आइटम 2 की कितनी है, आइटम 2 की क्वांटिटी है 20%। ठीक है, 20% ऑफ 5 लाख टन, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई, सिंपल 22% एक्चुअली, या 0.22 मल्टीप्लाइड बाई 5।
पूछा क्या है, आइटम 1 की इस वैल्यू और आइटम 2 की इस वैल्यू का आपको रेशियो फाइंड करना है। सो यू हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर डेटा माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। 5 और 250 से आपका 5 और 250 कट गया, ठीक है। 11 से आपका ये 2 बार कट गया, 2 से आपका ये जो है 3 बार कट गया, 0.03 बेसिकली। और यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल काटेंगे और 3 से आपका कितनी बार, 4 बार कट गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, 4/1। कैंसिलेशन समझ में आया? क्यों मैंने पहली स्टेप में सॉल्व नहीं किया था? छोटी छोटी चीजों को मेरी ऑब्जर्व करिए, देखिए क्यों मैंने इस जो वैल्यू थी इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके यहाँ नहीं लिखा, क्यों मैंने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करके यहाँ नहीं लिखा और फिर डिवाइड नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था कि यहाँ पर ही कटने वाला है। या फिर नहीं भी पता था तो आप उसको रख लीजिए ना, अगर बाद में नहीं कट रहा हो तो बाद में सॉल्व करना ही है अपन को। लेकिन इनिशियल स्टेप में उसको सॉल्व करने का क्या एडवांटेज, कोई एडवांटेज नहीं है। पहले उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखिए और बाद में कोशिश करिए कि उसको अपन सॉल्व करें जब फाइनल स्टेज पर अपन पहुंचे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दूसरी चीज दूसरी चीज देखिए, आंसर तो अपना आ गया 4:1। दूसरी चीज अपन में क्या ध्यान देनी है कि क्वेश्चन को आप एक बार जब पढ़ें तो उस क्वेश्चन को पढ़ते टाइम के मन में ये नहीं रहना चाहिए कि बड़ा क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो आपके बड़े क्वेश्चन, जो थ्योरी में बड़े क्वेश्चन दिखते हैं ना, जो आपको लगता है कि थ्योरेटिकली बहुत बड़ा है, वो आपका एक्चुअली सॉल्विंग टाइम्स का बहुत कम होता है। सॉल्विंग टाइम इज रियली लेस माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर 250 और 5 की जरूरत भी नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपको टोटल जो हम 100 मान के चल रहे थे उसको 100 लेके चलेंगे ना, उससे भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं फाइनली आपको रेवेन्यू जनरेटेड का रेशियो निकालना है। रेवेन्यू जनरेटेड पर केजी का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे तो दोनों के लिए नेट वैल्यू तो सेम है ना भाई। नेट वैल्यू अगर सेम है तो वो तो कैंसिल आउट होनी है। नेट वैल्यू 250 करोड़ करो, 1000 करोड़ करो, 100 रुपए रखो, 5 रुपए रखो, सब सेम है। तो हम क्या रखेंगे जिससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो? किससे आसानी होगी? तो रख लो, 100 रख लेंगे यहाँ पे। 100 रखने से क्या होगा कि 0.12 गेम नहीं खेलना पड़ेगा, सीधे 12/11 और 6/22 इस तरह से हम गेम पे आ जाएंगे। 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, 4/1। इस तरह से हम सीधा गेम करेंगे। कैसे किया मैंने ये? 250 और 5 जो है यहाँ कैंसिल आउट हो गए, लेकिन इसका एंटिसिपेशन हमको पहले से कर लेना है कि हाँ ये कैंसिल आउट होंगे। क्यों? क्योंकि हमको रेशियो निकालना है डियर फ्रेंड्स। देखिए यहाँ देखिए, ratio of the revenue generated through export of item 1 per kg to revenue generated through the export of item 4 per kg। दोनों का पर केजी रेवेन्यू आपको फाइंड करना है। तो दोनों में आप नेट रेवेन्यू लिखेंगे, दोनों में आप नेट केजी लिखेंगे, नेट क्वांटिटी लिखेंगे, तो आफ्टर ऑल कैंसिल आउट ही होनी है ना भाई। ये परसेंटेज की टर्म में आपके सारे डेटा काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैकेनिकल में, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन 2013 में यहाँ पे क्वेश्चन आया है, 2 मार्क्स का। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेम साल में यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बेहतरीन तरीके से रिपीट होते हैं। तो जरूर इस टेक्निक को अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, जो भी पेपर्स आपके पेपर से पहले हो गए हैं उसी साल तो देखिए, एक बार थोड़ा सा नजर मार के जाइए एक बार यूट्यूब पर, या फिर आप आजकल तो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ये चीजें आ जाती हैं, तो आप डेफिनेटली उनको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टूरिस्ट टूरिस्ट covers half of this journey by train. A tourist covers half of the journey by train at 60 km/h. हाफ ऑफ द जर्नी, पहले क्वेश्चन से ही डेटा लिखना नोटिस कर देना, डेटा लिखना चालू कर देना है। सबसे पहली बात, पहली लाइन से ही पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर डेटा ना, पहला क्वेश्चन लिखा, सॉरी पहली लाइन पढ़ी, डेटा कॉपी में नोट हो जाना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ जर्नी। हाफ ऑफ जर्नी का मतलब हम डिस्टेंस के हाफ की बात कर रहे हैं, राइट? हाफ ऑफ द जर्नी मतलब टोटल डिस्टेंस मान लीजिए एस है, तो S/2 जो है उसने ट्रेन से की है। ट्रेन से की है, किस स्पीड से की है? 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर पर यस किलोमीटर पर आवर। इसके बाद बात करें हाफ ऑफ द रिमाइंडर। हाफ ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर का हाफ ध्यान से पढ़िए। हाफ ऑफ द रिमाइंडर बाई बस,
जो बची है उसका हाफ। कितनी बची है? s/2 अगर उसने कर ली तो कितनी बची है? s/2 बची है। और s/2 का हाफ, रिमाइंडर इज s/2, नाउ हाफ ऑफ द रिमाइंडर विल बी s/4। s/4 जो जर्नी है वो उसने करी है बस से माय डियर फ्रेंड्स, और 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार उसकी उस टाइम पे रही होगी। ये बात समझ में आती है? द रेस्ट ऑफ द जर्नी इज डन बाय साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। रेस्ट जर्नी कितनी बची? s/4 और बची। s/2 हो गई, फिर s/2 का आधा s/4 हो गई, तो s/4 और बची। टोटल ऐसी तो है। ये अपने करी है इसने साइकिल से एट 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नाउ एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट इन किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग हिज एंटायर जर्नी। नाउ इट इज वेरी इजी। जो पॉइंट था, जो इंपॉर्टेंट चीज थी, जो हाईलाइट थी, वो थी हाफ ऑफ द रिमाइंडर। यहाँ पर आपने हाफ ऑफ द रिमाइंडर अगर ढंग से निकाल लिया, देन इट इज वेरी मच कंफर्टेबल फॉर यू गाइस। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। द एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट, एवरेज स्पीड की बात की जा रही है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल ट्रेवल डिस्टेंस, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टाइम लिख देते हैं फिर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? एज डिस्टेंस ही तो ट्रेवल करी टोटल, जोड़ के देख लीजिए, या फिर हमने टोटल ऐसी मानी है s/2 प्लस s/4 प्लस s/4। टोटल टाइम कितना लगेगा? देखिए, मान लीजिए ट्रेन जर्नी में टाइम लगा टी, कैपिटल टी। बस जर्नी में टाइम लगा टाइम बी, और साइकिल से टाइम लगा टी/सी। इनको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। ट्रेन में कितना टाइम लगेगा? देखिए, ट्रेन में कितना टाइम लगेगा? 60 किलोमीटर पर आवर से s/2 डिस्टेंस तय करिए। ट्रेन का टाइम 60 किलोमीटर पर आवर से s/2, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? s/2, स्पीड कितनी है? 60। इसी तरह से बस की बात करें तो s/4 डिस्टेंस, s/4 इट इज, s/4 अपॉन स्पीड इज 30। साइकिल की बात करें तो s/4 और स्पीड कितनी है? 10। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? s से आपका s कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? 1 अपॉन, यहाँ बात करें 120 प्लस अगेन 1 अपॉन 120 प्लस 1 अपॉन 40। ठीक है, क्या बच रहा है? 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4, 10 को ऊपर अपन ले गए। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका? 10 अपॉन 24। एलसीएम लेंगे अपन 24, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहाँ 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा? 24 विल बी आवर 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टूरिस्ट ड्यूरिंग हिज एंटायर जर्नी। 24 सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, क्वेश्चन आसान था। क्यों बताया? फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, फ्रीक्वेंटली बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको यह चीज बताई है। साथ ही क्या चीज हमको ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, कि जैसे जैसे एक एक लाइन पढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे एक एक डेटा नोट करते चले जाना है। क्योंकि क्वेश्चन को वापस से सेकंड टाइम पढ़ने की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए। पहली बार में ही पेशेंटली अच्छे से देखना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी। पहली बार में अच्छे से देखना है, टाइम लगा के पढ़ना है, लेकिन ढंग से पढ़ना। ठीक है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन डिजिट्स, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आपको एक ट्राई तो मारना चाहिए। मैं तो बता ही रहा हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उस क्वेश्चन उसके ऊपर हम खासकर बात करेंगे। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपना मकसद नहीं है आज की वीडियो का। अपना मकसद है स्ट्रेटेजी समझना, एग्जामिनर के माइंडसेट के ऊपर क्लिक करना, एग्जामिनर के माइंडसेट के ऊपर हिट करना। बेसिकली क्या वो सोच रहा था, क्या उसके मन में चल रहा होगा। दूसरी चीज, ऑप्शंस को देखना, ऑप्शंस को नोटिस करना कि क्या ऑप्शंस हमारे आंसर के आसपास भी लग रहे हैं। एकदम आंसर तक पहुंच के फिर देखना कि अरे यार, ये तो आंसर अलग है। कैलकुलेशन से पहले हमको रियलाइज हो जाना चाहिए कि हाँ, हमारी कैलकुलेशन शायद गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा आंसर ऑप्शंस में नहीं है। उस अप्रोच को छोड़ के दूसरे अप्रोच पर वहीं पर आपको चेंज कर लेना। समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, हो गया। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक। Given digits 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. How many distinct 4-digit numbers greater than 4, greater than 3000 can be formed? सबसे पहले एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए कि गिवन डिजिट्स, डिजिट्स आपको दे रखी हैं इस तरह की, जहां पर आपको रिपीटेटिव डिजिट्स हैं। देयर आर सम रिपीटेटिव डिजिट्स। ठीक है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट
4 डिजिट नंबर्स, दोनों चीजों पर ध्यान देना है, डिस्टिंक्ट पर अलग से ध्यान देना है और 4 डिजिट नंबर्स पर अलग से ध्यान देना है, और ग्रेटर देन 3000 पर अलग से ध्यान देना है। 3 पॉइंट है आपके बेसिकली जो आपको यहाँ पर नोटिस करने चाहिए। क्या? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, ठीक है, सॉरी डिस्टिंक्ट, 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट के नंबर होने चाहिए आपके, और सॉरी ग्रेटर देन, नॉट लेस देन, ग्रेटर देन 3000 आपके होने चाहिए। आपने बना ली यहाँ पर 4 स्पेस, 4 स्पेस बना ली, मतलब 4 डिजिट का नंबर आप बना देंगे। क्या है आपके पास? 2 बार तो आपके को 2 दिया हुआ है, 3 बार आपको 3 दिया हुआ है, 4 बार आपको 4 दिया हुआ है, इनसे आपको बनाना है। 3000 से ज्यादा नंबर चाहिए तो किसी भी 4 डिजिट के नंबर में आपको जो आपकी फोर्थ डिजिट यहाँ पर जो आपको दिख रही है, जिसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, सेकंड बोल रहा हूँ, थर्ड बोल रहा हूँ, फोर्थ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका या तो 3 आ जाए या फिर यहाँ पर आपका 4 आ जाए, इस तरह से 4 आ जाए, यहाँ पर कहानी बन जाएगी। इसके बाद आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, जो मर्जी अगले तीन जो प्लेसेस है उन पर रख दीजिए, आपकी डिजिट जो है 3000 से ज्यादा ही बनेगी, राइट, 3000 से ज्यादा बनेगी। अब कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती हैं, आपको क्या लग रहा है? यहाँ भरने के, यहाँ रखने के, यहाँ रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? क्या क्या है आपके पास? आपने 1 3 इस्तेमाल कर लिया ऑलरेडी, क्या बचा है आपके पास? 2 तो आपके पास 2 बचे हैं, 3 आपके पास 3 2 आपके पास 3 बचे हैं, और 4 आपके पास 4 बचे हैं। यहाँ आप क्या भर सकते हैं? 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं। यहाँ भी आप 2 3 4 में से कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ भी आप अगेन 2 3 4 में से कुछ भी भर सकते हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज 3 तरह से आप इस प्लेस को भर सकते हैं, 3 तरह से आप इस प्लेस को भर सकते हैं, 3 तरह से आप इस प्लेस को भर सकते हैं। Possibilities 3 multiplied by 3 multiplied by 3, टोटल 27 पॉसिबिलिटीज आर देयर जिससे आप इनको भर सकते हैं। लेकिन एक माइन्यूट सी, एक फाइन सी डिटेल को आप हो सकता है मिस कर गए यहाँ पर। माय डियर फ्रेंड्स, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पर 3 लिख दूं, यहाँ पर भी 3 लिख दूं, यहाँ पर भी 3 लिख दूं? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी आर हैविंग 3 नंबर ऑफ थ्रीज, 3 ही 3 है हमारे पास। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा सा बोलने का जो तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि 3 ही 3 का मतलब समझ पा रहे हैं आप? only 3 number of threes are there, only 2 number of twos are there, so also 3 2 2 2, this is also not possible because केवल मतलब मैक्सिमम 2 बार ही 2 आपका आ सकता है, मैक्सिमम 3 बार ही आपका 3 आ सकता है। यहाँ पर आपका 4 बार आ चुका है ना, एक बार तो ऑलरेडी है, 3 बार और आ गया, तो ये 2 डिजिट, ये 2 नंबर्स आपकी जो है पॉसिबल नहीं है आउट ऑफ दिस 27। these are coming within this 27 domain, but this is not in our domain. Are you able to understand that domain concept? ठीक है, तो 2 वैल्यूज आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। टोटल 25 नंबर ऑफ वेज आर पॉसिबल जो आपके 3000 से बड़े हैं और 3 से स्टार्ट होते हैं और इन अपने डोमेन में आ रहे हैं। सिमिलरली अगर बात करें कि 4 से नंबर स्टार्ट होते हैं, तो अगेन आप यहाँ 2 भर सकते हैं, 3 भर सकते हैं, 4 भर सकते हैं, 2 3 4 भर सकते हैं, 2 3 4 भर सकते हैं। ठीक है, अगेन 3 ways, 3 ways, 3 ways. How many possibilities? 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 27. Now, my dear friends, fine details you need to understand. क्या यहाँ पर 3 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। टोटल 3 बार ही तो 3 इस्तेमाल हुआ है और 3 तो अपने पास है। 2 आ सकता है? नहीं आ सकता है। 2 की वैल्यू अपने पास सिर्फ 2 ही है, 1। क्यों? 4 तो आ ही सकता है, 4 तो आ ही सकता है। 4 की वैल्यू तो अपने पास ऑलरेडी 4 है, आ सकता है, 4 ही अपना इस्तेमाल हो रहा है, राइट? 26 number of possibilities are there if the number is starting from 25 number of possibilities are there, the number is starting from, the total number of possibilities, my dear friends, are 25 plus 26, which is equal to 51. Total 51 number of total 51 possibilities, total 51 numbers are possible, were greater than, which are greater than 3000 distinct and are of 4 digit numbers. यहाँ पर कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को नोटिस करनी है? सबसे पहले डिस्टिंक्ट पर इतना फोकस क्यों दिया मैंने? हो सकता है कि स्टूडेंट इसको किस तरह से अप्रोच करें कि जो ये मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहाँ पर अपन छोटा सा कॉलम बना लेते हैं इस तरह से,
वहां पर इसको सॉल्व करेंगे। थ्री लिया, ये 3 जगह बची, टोटल अपने पास 2 2 3 3 3 4 4 4 4 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स आर देयर। एक हमने इस्तेमाल कर ली, इसको 8 तरह से बढ़ सकते हैं, इसको 7 तरह से बढ़ सकते हैं, इसको 6 तरह से बढ़ सकते हैं। क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। नाइस। इसी तरह से 4 भरा, उसके बाद फिर से 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 6। हो सकता है इस तरह से आप करें, जो गलत है, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा गलत है? जब आपने एक बार सॉल्व कर लिया कि 8 7 6 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, तो ऑप्शंस को देखिए सही सर एक बार। 50 52 51 54, कहाँ इतनी बड़ी नंबर आपको ऑप्शंस में दिख रही है? समझ पा रहे हैं? अब इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं आपको आइडिया लग जाना चाहिए। देखो, हो सकता है सिली मिस्टेक्स आपसे हो जाएं, लेकिन उनको एग्जाम टाइम में ही टैकल करना भी आपको आना चाहिए, वो आपको सिखाना चाहिए। जब आपको आइडिया लग गया कि ये गलत है, तो वहीं पर अप्रोच को छोड़ दीजिए और फिर से सोचने की कोशिश करिए कहाँ आप गलती कर। गलती कहाँ हो रही थी कि डिस्टिंक्ट नंबर की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर आपने 2 भर दिया, ये वाला 2, आगे की वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ आपने 2 भर दिया, ये वाला, और यहाँ आपने भर दिया ये वाला 2। तो इन दोनों दो वैल्यू आपको 2 की दी हुई है, इनमें कोई डिफरेंस है क्या दोस्तों? इसमें आप कोई सा भी 2 भरिए, बात तो एक ही है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज तो आपके पास इन दोनों, ये दोनों मिला के एक ही दे पा रहे हैं। ये तीनों मिला के भी एक पॉसिबिलिटीज एक पॉसिबिलिटी दे पा रहे हैं। ये चारों मिलके भी एक पॉसिबिलिटी दे पा रहे हैं। इस तरह से टोटल 3 पॉसिबिलिटी जो मैंने लिखी हुई है, ये आपकी बनी। ठीक है, डिस्टिंक्ट की वजह से मैंने ये चीजें कही। Are you able to understand that fine detail of this particular question? It is a very important detail and it is very important question also. क्यों? क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसको समझिए और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एरिया वाले क्वेश्चन एग्जाम में, गेट एग्जाम में आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे एफिशिएंट वे में कर सकते हैं, कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं, कैसे टाइम सेविंग तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। चलिए क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए क्या गिवन है, आपको उस चीज पर फोकस करिए थोड़ा सा। इन द गिवन फिगर एंगल क्यू इज अ राइट एंगल। ठीक है, एंगल क्यू जो है आपका यहाँ से, दिस इज राइट एंगल। नाउ पीएस रेशियो क्यूएस, पीएस रेशियो क्यूएस, दिस इज गिवन एज 3:1। RT, RT ratio QT is given as 5/2. RT by QT, it is given as 5/2. And PU by UR, this is PU by UR is given as 1:1. ये बात समझ में आती है? So what is asked? If the area of triangle QTS is 20 centimeter per square, 20 centimeter square. This area, this particular area, QTS, QTS, area of this particular triangle is 20. Then area of triangle PQR is asked. ठीक है, अब आप QTS और PQR के एरिया में आप फाइंड कीजिए पहले कौन कौन सी चीजें आपके पास हैं। कोशिश करिए कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके पास आइडिया है आपको, दोनों में क्या रिलेशन है, सबसे पहले चीज कोशिश करिए। अगर आप QTS का एरिया लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ QTS की बात करें, हाफ ऑफ QT मल्टीप्लाइड बाई QS, QT मल्टीप्लाइड बाई QS, राइट। अगर बात करेंगे आप PQR की, QR मल्टीप्लाइड बाई QP। इसी तरह से PQR की अगर आप बात करेंगे, क्या करेंगे, हाफ ऑफ QR मल्टीप्लाइड बाई QP। ठीक है, QR मल्टीप्लाइड बाई QP। अपने को एरिया ऑफ PQR निकालना है, एरिया ऑफ PQR निकालना है। तो दोनों को डिवाइड करते हैं तो कैसा रहेगा, क्योंकि हमें QTS का एरिया पता है कितना, 20, इसके एरिया को अपन ये मान लेते हैं इज इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया। QT बाई QR की बात करें अगर अपन, QT बाई QR, QT इतना है आपका और QR आपका ये वाला है। आपको क्या गिवन है, RT बाई QT, RT बाई QT, ये आपको 5:2 गिवन है। तो अगर इसमें +1 कर दिया जाए, अगर मैं इस इक्वेशन में +1 कर दूं, RT बाई QT +1 इज इक्वल टू 5/2 +1, ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।
क्या आ गया, आर टी प्लस क्यू टी बाई क्यू टी। आर टी प्लस क्यू टी क्या है, क्यू आर बाई क्यू टी इज इक्वल टू 5/2 प्लस 1 इज 7/2। क्यू आर बाई क्यू टी इज इक्वल टू 7/2। यहाँ क्या लिखना है अपन को, क्यू टी बाई क्यू आर इट विल बी इक्वल टू 2/7। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। इसी तरह से पी एस बाई क्यू एस आपको दिया हुआ है, पी एस बाई क्यू एस आपको दिया हुआ है 3:1। पी एस बाई क्यू एस के लिए आपको क्या चाहिए, क्यू एस बाई क्यू पी, क्यू एस बाई क्यू पी, क्यू एस बाई क्यू पी क्या होगा 1/4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/, ये बात समझ में आती है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस, इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। दो से आपका कैंसिल आउट होगा 2 बार, क्या बचेगा, एरिया इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 14 विच इज इक्वल टू 280 सेंटीमीटर। इतनी छोटी सी चीज थी, इतना आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्या चीज समझने की थी कि हमको पहले वैल्यूज जो है निकालने पर जोर नहीं देना है, रिलेशन समझने पर जोर देना है। जो एरिया हमको दिया हुआ है, जो वैल्यू हमको दी हुई है और जो हमको निकालनी है उसमें क्या रिलेशन, डायरेक्टली अपन जो है स्थापित कर सकते हैं, डायरेक्टली अपन जो है रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आज का सेशन था, यहाँ पे अपन ने समझी चीजें कि क्या स्ट्रेटेजी अपनी जो है एप्टीट्यूड को लेके हो सकती है, क्या हमारी अप्रोच एक क्वेश्चन को लेके होनी चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन हमने ट्राई किए, हर एक क्वेश्चन में हमने कुछ कुछ ऐसी चीजें देखी जो कुछ डिफरेंट थी दूसरे क्वेश्चन से। साथ ही ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली रिपीट आपके एग्जाम में होते हैं। So it is very important for you guys to understand these type of problems, to solve these type of problems frequently। और सॉल्व करने के साथ ही आप कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब भी आपको एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो डेटा उसमें जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डेटा की ही सारी वैल्यू है। तो डेटा को जैसे जैसे एक लाइन पढ़ते जाएं, उस डेटा को लिखते चले जाएं, जिससे कि आपकी क्वेश्चन में डेटा मिस होने की या मिस करने की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। दिस विल बी माई दिस विल द एडवाइस फ्रॉम माई साइड, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसके ऊपर एक और सेशन अपन कंडक्ट करेंगे, इसमें और कुछ वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक सेशन में इतना पॉसिबल नहीं है सारे हर तरह की वैरायटी सॉल्व कर पाना, एक या दो सेशन और कंडक्ट करेंगे, तब अपन इन चीजों को और अच्छे से, दिस इज आज का कोट आप इसको कह सकते हैं, आज का विचार जिसको आप कह सकते हैं कि सक्सेस इज द स्मॉल सम, या कह सकते हैं सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड या रिपीटेड। क्या मतलब है, आर कॉलियर ने ये बात कही है कि सक्सेस जो है वो आपका छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप लेते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स एक एक चीज को लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि आपको पेपर्स देखने हैं, जो आपका पेपर मान लीजिए 13 तारीख को है, उससे पहले जो भी एग्जाम हो चुके हैं गेट के, उनमें आपका एप्टीट्यूड का पार्ट जो है उसको देख लेना है एक बार, उसमें एफर्ट लगेगा। छोटी छोटी चीज जो आपसे कह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन में डेटा है उसको नोट करिए, उसमें आपका एफर्ट लगेगा। तो ऐसे चीजों में जो एफर्ट लग रहा है, इसी ऐसे सारे एफर्ट्स को जोड़कर ही आपकी सक्सेस बनती है। छोटी छोटी चीजों को कई लोग इग्नोर कर देंगे, भाई कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों क्यों इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उसमें एफर्ट लग रहा है ना भाई, एफर्ट लगाने में इतना आसान नहीं होता ना, एफर्ट लगाने में मेहनत लगती है थोड़ा, आपको अंदर से वो मोटिवेशन चाहिए होता है, अंदर से आपके अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, वो हर एक इंसान के पास नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास है वो जज्बा, आप अपना एफर्ट लेते हैं, तो ऐसे ही छोटे छोटे एफर्ट बन के आपकी मिल के आपकी सक्सेस में कन्वर्ट, ठीक है। कोशिश करिए कि आप जो है लगे रहें, एग्जाम के लिए तैयारी करते रहें, 1.5 महीने करीब आपके पास टाइम बचा होगा, 1.5-2 महीने करीब, तो एफर्ट जो है लगाते रहिए, ठीक है। अनअकैडमी की तरफ से ऑल इंडिया मॉक टेस्ट AIMT का प्रबंध आपके लिए कर दिया गया है। 2 जनवरी से 30 जनवरी तक आपके लिए टेस्ट चलेंगे, एवरी संडे के लिए एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। इस टेस्ट को डेफिनेटली देने का प्रयास जो है करना है। करीब 5 या 4 टेस्ट, 5 टेस्ट हैं आपके, 5 टेस्ट, हर संडे आपका एक टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। टॉप एडुकेटर्स जो है अकेडमी के, वो आपका टेस्ट बनाएंगे, उसके सॉल्यूशंस की वीडियो आपको आफ्टर द टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। साथ ही ऑल इंडिया रैंक आपको जो है एग्जाम के बाद मिलने को देखने को मिलेगी आपकी। एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में आप टेस्ट देंगे, बिल्कुल प्रॉपर। डेट वाइज क्यों है, हर संडे क्यों लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि इसकी टाइमिंग्स है, टाइमिंग के हिसाब से टेस्ट चलेगा, जिससे कि आप जो है चीटिंग ना कर पाए, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में भी आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि जिससे आप कुछ हेल्प ले सकें। क्या होता है कि डिफरेंट टेस्ट सीरीज में जब आप टेस्ट देते हैं, तो हो सकता है आप उस टेस्ट को बंद करके फिर से आप अटेम्प्ट करें, आपको फिर एक्चुअल आपकी पोजीशन का आइडिया नहीं लग पा रहा है, इसलिए आप इस टेस्ट को दीजिए डेफिनेटली। एनरोल करने के लिए आप नीचे इस वीडियो के नीचे एक लिंक आपको मिल सकता है, वहां पर आप जाइए, वहां पर आप एनरोल कर लीजिए, कम्प्लीटली फ्री है।
ठीक है, 4 टेस्ट 5 टेस्ट जो भी है इनको आप दीजिए, तब आपकी इफिशियंसी जो है एग्जाम के लिए आपको दिखने लगेगी। ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी फॉर गेट एस्पिरेंट्स। इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स, ऑल द रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग the upcoming YT YouTube lectures, upcoming special classes, whatever the classes that are being conducted on Plus platform Iconic, and all those special features of Unacademy का जो ऐप है उसके, वो सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली इस पर मिलती रहेगी। मूविंग ऑन टू द variety of courses which Unacademy is providing to you guys. प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स, दो तरह के कोर्सेज आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लास दी जाती हैं, वीकली टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको दे रहता है, रैंक इंप्रूवमेंट और क्रैश कोर्स बैचेस आपके लिए चलाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको रिक्वायर्ड है टू क्लियर गेट। नाउ इफ यू आर हैविंग सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, सम स्पेसिफिक इश्यूज, you want customized guidance, you want personalized guidance from an academy, then that is also provided to you in Iconic course, which is through personal coaching. If you want any doubt, if you are having any doubt, you want your doubt resolved through personal help, तो आप एक्सपर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक एक्सपर्ट अलॉट किया जाता है, एक पर्सनल कोच आपको अलॉट किया जाता है, जिससे अपने स्ट्रेटजी से रिलेटेड सारे डाउट जो है क्लियर कर सकते हैं। ऑन वन गाइडेंस यहाँ पर रहता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड जो भी हेल्प आपकी कर सकता है, वी विल ट्राई टू डू। अगर टेक्निकल सेक्शन की बात करें, सपोज आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है जो आपका लाइव क्लास में क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई स्पेसिफिक डाउट आपको पूछना है, चाहे जितने मर्जी आपके डाउट हो, यू कैन क्लिक द फोटो ऑफ दैट डाउट, उसको अनअकैडमी ऐप पर डाल दीजिए, आपको सॉल्यूशन विद इन 24 आवर्स में अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको उस डाउट में स्टिल कोई प्रॉब्लम रह जाती है, तो ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने का एक प्रोविजन है। तो बेसिकली जो भी आपकी कस्टमाइज्ड प्रॉब्लम है, जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बेसिकली कह सकते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी का ये जो है आइकॉनिक फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टडी प्लानर आपको दे रहता है, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस आपकी स्पेसिफिक टेस्ट के लिए आपको दे रहेगा, स्टडी मटेरियल जो अनअकैडमी के टॉपर रिकॉर्ड्स ने बनाया है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये प्राइसिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज की डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ टाइमिंग्स आर आल्सो अवेलेबल देयर। साथ ही SHIVG10 कोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे, then you will get a flat 10% discount in all the courses which you are able to see on the screen right now. Moving on, thank you so much, all the best for preparation. अगर कोई भी डाउट आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन में, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है, shivam_smg मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपका होगा, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन टू सॉल्व योर डाउट। आई विल बी trying to reply you as soon as possible, जैसे आप डाउट पूछेंगे मेरे से। ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, लगे रहिए, आग लगाते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Practice for GATE 2022 with the Unacademy All India Mock Test for GATE 2022. Curated by top educators, based on the latest exam pattern covering the entire syllabus. Detailed performance reports with All India rank. Every Sunday starting January 2nd. Enroll now.